नमस्कार, दोपहर के 1:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हो चुका है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है शुभारंभ। सोलर प्लांट लगाने में सरकार गारंटी लेगी। बिजली विभाग खरीदेगा सोलर प्लांट से पैदा की गई बिजली। 10,000 युवाओं को स्वरोजगार का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा है। जो हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके वहां अपनी एप्लीकेशन देगा। गारंटर की जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और जब वो उसका अवार्ड हो जाएगा तो उसका पीपीए साइन भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो जाएगा। यानी कि उसकी जो उत्पाद है, जो विद्युत वो पैदा करेगा, उसकी खरीद भी राज्य सरकार करेगी और उसकी गारंटर भी राज्य सरकार होगी। ऐसे हमने 10,000 से अधिक लोगों को 25 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट आवंटित करने की हमने योजना बनाई है। उत्तराखंड में मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए वन विभाग आज एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम को 4 बजे फ्री टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। मकसद है समय पर सूचना मिले, रिस्पांस टाइम पर होना चाहिए, काम टाइम पर होना चाहिए। फायर सीजन में यही टोल फ्री नंबर वन विभाग के लिए आग लगने की सूचना देने का भी काम करेगा। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर आज शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, घर में सांप आ गया या आपके हाथी आ गए खेतों में या जंगली सुअर आ गए, कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, तो इतनी सब का घटनाएं जो है इसी टोल फ्री नंबर पर लोग डायल करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जनप्रतिनिधि विपक्षियों को छोड़कर आपस में ही उलझ पड़े हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक कार्यक्रम में 2-2 बार उद्घाटन हो जाता है। ये देखेंगे आप 2-2 बार उद्घाटन की तस्वीरें। एक बार बीजेपी के मेयर, स्थानीय विधायक, विधानसभा अध्यक्ष रंभा नदी को लेकर चर्चाओं में हैं और कुछ समय पूर्व भी विधानसभा अध्यक्ष रंभा नदी पर बनने वाली संजय झील का मामला उठाया, विश्वास दिलाया कि जल्द ही झील बन जाएगी। अब भाजपा की मेयर अनीता ममगाई ने संजय झील का निर्माण कराने का बयान जारी करके इस मामले को तूल दे दिया। विधायक और मेयर की लड़ाई में कार्यकर्ता बेचारे मूक दर्शक बने रहे। भाजपा संगठन इस खींचतान पर चुप्पी साधे हुए है। पूरे शहरवासी भी इसी चीज का परिणाम देखना चाहते हैं कि हर कोई कहता है कि संजय झील बन रही है और यहाँ पर जो हमारा रंभा नदी का उद्गम स्थल है वो पुनर्जीवित हो रहा है, लेकिन काम धरातल पे इतने वर्षों से हम भी सुनते ही आ रहे हैं, वो काम धरातल पे नहीं आ रहा है। कैसे संजय झील को अपने स्वरूप में ला सकें, कैसे इसकी सुंदरता भव्यता को ला सकें, चाहे यहाँ पे बेंचेस लगानी हो, चाहे ये रास्ते बनाने हो, चाहे वो ड्रेजिंग वाल और दूसरी चीज़ें यहाँ पे करनी हो, ये सब काम हमने परसों किया था। तो आज हम फिजिकली यानी कि स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कैसे हम इसकी शुरुआत करें। अल्मोड़ा से खबर, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने जिले भर के कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को कहा। इसके साथ ही मंडल के कार्यकर्ताओं को भी आज ट्रेनिंग दी जा रही है, जो अपने अपने मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। पार्टी प्रत्येक मंडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम करने जा रही है। मंडल के पूरी कार्यकारिणी और शक्ति केंद्र के संयोजक और सारे लोगों के प्रशिक्षण शिविर होंगे। इसके बाद जिले के प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं। अगली खबर नैनीताल से है। ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी है 13 जिलों से रिपोर्ट। 34 बिंदुओं पर 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। फाइल करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों की रिपोर्ट देगा हाईकोर्ट। क्या है इन अस्पतालों की दशा, क्या क्या है? रिपोर्ट में दवा, पानी, बिजली समेत सभी की देनी है जानकारी। शांति भट्ट की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सख्त। 10 नवंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। अब आपको बताएं, कोरोना काल में कोटद्वार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिख रही है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। असल में यहां पर सिगड्डी ग्रोथ सेंटर की एक कंपनी में एक साथ 50 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होती है।
जिसके बाद कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानी थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा रहा 10 दिन से ज्यादा का समय बीता है, बावजूद इसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं की जा सकी। 50 मरीजों में से अब तक सिर्फ 24 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। वहीं प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही को लेकर सिगड्डी इलाके के लोग खासे नाराज। हालांकि प्रशासन के अपने दावे हैं। देखिए, पॉजिटिव आने के उपरांत, कोरोना पॉजिटिव आने के तत्काल बाद ही इनको जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए गए थे और इसमें संभवतः कुछ मोबाइल नंबर को लेकर के उनके पास सूची अपडेट नहीं हो पाई है, इसलिए उनको बताया गया कि तत्काल जो भी उनके पास वर्तमान सूची उपलब्ध है और जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है वो एक किसी प्रॉपर स्पेस को आइडेंटिफाई करते हुए इनका सैंपलिंग करवाना सुनिश्चित है। टिहरी से खबर, झील में गिरी हुई है वाहन और कोटेश्वर झील में गिरे हुए वाहन का मामला है। अभी तक एक व्यक्ति का नहीं चल सका है पता। 3 लोगों की डेड बॉडी हो चुकी है बरामद। 28 सितंबर की देर रात कोटेश्वर झील में गिरा था वाहन। कोटद्वार के खनन माफिया में उस समय हड़कंप मच जाता है जब प्रशासन की टीम ने अचानक से यूपी और उत्तराखंड सीमा पर कोड़ियां चेक पोस्ट के पास छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान अवैध खनन सामग्री ढो रहे 10 ट्रकों को एसडीएम कोटद्वार ने मौके पर सीज कर दिया। इस बीच एसडीएम ने अवैध खनन से भरे हुए एक भंडारण को भी सीज किया। ताज्जुब की बात रही कि भंडारण को प्रशासन पहले ही सीज कर चुका था, लेकिन सीज होने के बावजूद भी खननकारी खुलेआम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसे दोबारा से पूरी तरह से सीज किया गया। कल भी औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण में 10 ट्रक मौके पे सीज किए गए हैं जो मानक से अधिक जो है वो अपना खनिज का परिवहन कर रहे थे। इसके अलावा एक भंडारण स्थल के नज़दीक पूर्व में सीज किया गया एक भंडारण स्थल वहाँ पर था जिसको कि कार्य करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसके बाद उसके द्वारा कार्य किया जा रहा था। न केवल कार्य किया जा रहा था बल्कि वहाँ पर स्टॉक करके उसका परिवहन भी किया जा रहा था, तो उसको भी मौके पर सीज किया गया है और उसके खिलाफ जो अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियमावली है उसमें कार्रवाई की जाएगी। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। सूचना पर मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया। तहसीलदार के मुताबिक जिस जमीन में कब्जा करके निर्माण कार्य किया जा रहा है वो आश्रम पद्धति जनजाति छात्रावास की है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाया, बन चुके हुए अवैध निर्माण को गिराया। मतलब राष्ट्रीय संपत्ति में जो है अवैध रूप से निर्माण हो रहा था, जिसको तत्काल रोक दिया गया और अभी ईओ साहब को निर्देशित कर दिया गया जेसीबी मंगा के उसे ध्वस्त करें। विकासनगर में तिमली रेंज में सटे हुए गांव में हाथियों के आने से ग्रामीणों ने दहशत का माहौल महसूस किया। ग्रामीणों की माने तो हाथी धोला तप्पड़ के साथ साथ ही बद्रीपुर, कुंजाग्रांट, आदूवाला गांव में कई बार खेतों में खड़ी हुई धान की फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब आबादी क्षेत्र में भी हाथी आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। हालांकि वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। अल्मोड़ा बाजार में आवारा जानवरों से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन सड़कों में जाम का मुख्य कारण आवारा जानवर, आवारा पशु ही बनते हैं। बाजार में सब्जी के दुकानदार भी आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं। आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की नगरपालिका ने योजना बना रखी है। ईओ ने कहा कि वाहन उपलब्ध होते ही आवारा जानवरों को गौशाला भेज दिया जाएगा। हमारी जो है शीघ्र इनको बाजपुर भेजने की व्यवस्था की जा रही है और हमने एसडीएम साहब सदर से अनुरोध किया है कि हमें शीघ्र गाड़ी उपलब्ध करा दी जाए ताकि हम जो है उनको जितने आवारा घूम रहे हैं पशु इनको हम जो है बाजपुर भेज सकें। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 7 महीने से एशिया का सबसे लंबा रोपवे बंद था। अब छूट मिलने के बाद औली का ये रोपवे शुरू होने जा रहा है। जोशीमठ से औली तक चलने वाले इस रोपवे में 7 महीने बाद आज पहले दिन 3 सैलानी जोशीमठ से औली पहुंचे। रोपवे का संचालन कर रहे कर्मचारियों का कहना है
कि अब एक बार फिर से जैसे ही सैलानियों को यहाँ रोपवे संचालन शुरू होने का पता लगेगा, वैसे ही रोपवे के जरिए औली पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इससे एक बार फिर से पर्यटन व्यवसाय के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। से ही शुरू हुआ है। कल शाम तक हमें परमिशन मिल गई थी एसडीएम साहब से और 7 महीने बंद रहा है लगभग। जी आज कितने पर्यटक गए? आज तो अभी 3 ही गए हैं, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे पर्यटक। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बाबा केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या में अब इजाफा होने लगा है। अब तक बाबा केदारनाथ धाम में 22,580 तीर्थयात्री पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। बीते रोज यानी कि बुधवार को 1669 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं अब आपको बता दें कि नियमों में और रियायत देते हुए सभा मंडप में भक्तों को दर्शन करने की छूट मिल चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में अब यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। बाबा के आज मैंने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून हुआ और सभी के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में जो महामारी चल रही है वो लुप्त हो जाए, अच्छे से नाश हो जाए और बाबा सबका कल्याण करे। और मैं कल रात्रि को यहाँ पे आया था तो यहाँ पे भोलेनाथ के हमने दर्शन किए, आरती में हमने यहाँ पे आए तो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ लगा। रास्ता पूरा पैदल मार्ग था, लेकिन रास्ते में ऐसी कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे रात को पूजा में हम शरीक हुए थे और उसके बाद यहाँ पे रात को रुके, अभी सुबह फिर यहाँ पे सम्मिलित हुए मंदिर में और अभी यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे हमको। जो यहाँ से जो कॉर्पोरेशन मिला ना लोगों से, बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छे लोग थे, मीठे बोलते हैं और सबकी सहायता करते हैं। तो कोरोना काल के चलते जहां पर आम जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है, तो वहीं उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी इससे अछूते नहीं है। निम में होने वाली ट्रेनिंग को भी इसका खासा नुकसान हुआ है। संस्थान में पिछले 2 से 3 सालों की वेटिंग चल रही है, लेकिन इस साल कोरोना काल की वजह से ट्रेनिंग हो ही नहीं पाई, लिहाजा ट्रेनिंग लेने वालों की लिस्ट और भी बढ़ गई है। हालांकि निम के प्रिंसिपल अमित बिष्ट का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2021 तक कोर्स को पूरा करने पर जोर दिया जा सके। साथ ही इस दोबारा से इसे जीवित करने के लिए इन और सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। आने वाले समय में कोर्सों को भी जोड़ दिया जाएगा ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे कोविड-19 की वजह से लॉस तो हर जगह हुआ, तो ट्रेनिंग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जैसे हमारे आप जानते हैं इंस्टीट्यूट की वेटिंग 2 से 3 साल है, तो अब जो वेटिंग है इस 1 साल पूरा कोर्स ना होने की वजह से ये वेटिंग अभी बढ़ेगी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले जो कोर्सेज होंगे 2021 में, उसमें हम कुछ सीट्स बढ़ाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कराएंगे, सो दैट जो बैकलॉग है लंबा ना चले और जो पहले ही 2 साल पहले अप्लाई करके वेट कर रहे थे उनको नुकसान ना पहुंचे और उनके जो अपने सपने हैं वो हम उनको पूरा करना चाहते हैं। देहरादून में 25,000 से ज्यादा प्रौढ़ लोग आज भी पढ़ लिखना नहीं जानते, जिनको साक्षर करने का लक्ष्य जिला प्रशासन 26 जनवरी तक लेकर चल रहा है। मगर शिक्षा विभाग की ऐसी लापरवाही है कि योजना को लॉन्च हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, मगर अभी तक एजुकेशन का मॉड्यूल तैयार नहीं है। देहरादून में पढ़ो दून बढ़ो दून अभियान शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग देहरादून जिले में निरक्षर लोगों को कैसे पढ़ाएगा इसकी तैयारी नहीं कर पाया है। 4 सितंबर तक देहरादून में सभी निरक्षर लोगों की पहचान हो गई थी, पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया था। अब बस निरक्षरों को पढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना था, मगर अभी तक 50 लोग भी निरक्षरता को दूर करने के लिए नहीं जुड़ पाए हैं। वॉलंटियर में हाँ थोड़ा अभी हमको यहाँ पर दिक्कत उस पर ये लग रहा है कि हम अभी प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिए हमें सूचना को प्रसारित करना पड़ेगा। अगर सबसे ज्यादा निरक्षर लोगों की बात करें तो 6,688 लोग विकास नगर में हैं और इस अभियान में 11 से 14 साल की 300 से ज्यादा ड्रॉप आउट लड़कियों को ही हिस्सा बनाया गया है। लेकिन कालसी और डोईवाला में लोगों को साक्षर करने के लिए लोग मिल ही नहीं रहे हैं। वहीं लोगों को पढ़ाया क्या जाएगा, इसका भी शेड्यूल अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। निरक्षर में जो हम साक्षर बनाने का जो हमारा कैंपेन है, उसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला कि उस इंसान को अपना नाम लिखना और पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि उसको बेसिक क ख ग आना चाहिए। दूसरा, उसको बेसिक काउंटिंग आनी चाहिए। तीसरा, उसको बेसिक जोड़ भाग आना चाहिए। अब 26 जनवरी तक देहरादून को पूर्ण साक्षर जिला घोषित करने की कवायद अगर इसी रफ्तार से चली
तो आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि लोग जमीनी स्तर पर साक्षर होंगे या फिर कागजों में। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अब खबर टिहरी से है, जहां पर महत्वपूर्ण डोबरा चांठी पुल को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। यहां असामाजिक तत्वों ने पुल की लाइट्स को ही तोड़ दिया, लाइट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से अब पुल की लाइटिंग बंद हो गई। दिल्ली से लाइट सिस्टम ठीक होगा। करीब 300 करोड़ की लागत से बने हुए पुल पर 4 करोड़ की लाइट से फसाड लाइटिंग लगाई गई है। ये वही लाइट सिस्टम है जो संसद भवन और फिर हावड़ा ब्रिज पर आप देखते हैं। अब इतनी महंगी लाइट्स होने के बाद भी उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने उस लाइट को ही तोड़ दिया। हालांकि अभी पुल शुरू भी नहीं हुआ है, अभी पुल में लोड टेस्टिंग चल रही है। ऐसे में पुल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुल की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। ट्रैफिक लाइट लगी है, उसके एक तार किसी लोगों ने, किसी शरारती तत्वों ने खराब कर दिए थे। उनको दोबारा रिपेयर के लिए भेजा गया लाइट को, और वो सोल्डरिंग होनी है, वो यहाँ नहीं हो पाती। लाइट सील बंद है चारों तरफ से, तो वो दिल्ली भेजी गई है, वहाँ से रिपेयर होकर आएगी, फिर लगा देंगे उसको। किस तरह की सर ये लाइटिंग है और कितने लागत की है? लाइटिंग के काम इसमें लगभग 4 करोड़ के हैं, और 2 तरह की लाइट है, एक फसाड लाइट है, एक स्टैटिक लाइट है। नैनीताल के भवाली में बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग और बस अड्डा निर्माण पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण ने जमीन और पार्किंग के नक्शे पर आपत्ति दर्ज की। इसके लिए जिला विकास प्राधिकरण ने निर्माण कर रहे विभाग में जमीन और नक्शे के पेपर जमा करने को कहा। प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई आपत्ति के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब प्राधिकरण को ही इसकी सही जानकारी नहीं है तो कैसे नक्शा पास हुआ और कैसे निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि 17 अगस्त को परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने मल्टी स्टोरी पार्किंग और बस अड्डे का शिलान्यास किया था। प्राधिकरण जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करवाना होता है, सिर्फ बिल्डिंग बायलॉज को ध्यान में रखते हुए उन शर्तों को पूर्ण करना होता है। शासन के द्वारा इसमें ऑलरेडी माफ़ी दे रखी है, इसमें ना शुल्क लगता है ना ही अन्य प्रकार के कोई खर्चों का वहन किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।